नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। झूठी खबरें और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की सलाह। नागरिकता संशोधन कानून पर किसी भी देशवासी को चिंता करने की जरूरत नहीं। अलग अलग जगहों पर हिंसक प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शांति की अपील। कहा, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, जता सकते हैं असहमति। खनन उद्योग से जुड़े श्रमिकों की सुरक्षा और उनके बेहतर स्वास्थ्य को दी जाए प्राथमिकता। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी उपकरणों और ई गवर्नेंस के बेहतर इस्तेमाल पर जोर। दुष्कर्म मामलों की निगरानी और जल्द निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की 2 सदस्यीय कमेटी। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई तेज करने के लिए सुझाव देंगे जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने राज्य में पॉक्सो कोर्ट के गठन के आदेश का अनुपालन ठीक से नहीं होने पर जताई नाराजगी। और झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 62% से ज्यादा मतदान। 4 जिलों की 15 सीटों के लिए डाले गए वोट। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकुड़ और पौड़ियाहाट में की जनसभाएं। कहा, राजनीतिक फायदे के लिए विपक्ष कर रहा राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों का गलत इस्तेमाल। देश में अलग अलग जगहों पर दर्ज की गई हिंसक घटनाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। साथ ही ये भी कहा कि झूठी खबरें और अफवाह फैलाने वालों की निगरानी हो और दोषियों से सख्ती से निपटा जाए। सोशल मीडिया पर भी फर्जी और भड़काऊ संदेशों की निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अपेक्षित कदम उठाने को कहा है ताकि कानून और शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। संसद से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन की खबरें दर्ज की गई हैं। कई जगहों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से शांति की अपील की है और हिंसक प्रदर्शन नहीं करने को कहा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। बहस, चर्चा और असंतोष लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना और आम जीवन को प्रभावित करना लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। पीएम ने लिखा कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास किया गया है। बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों और सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया है। ये एक्ट भारत की पुरानी संस्कृति, जो कि भाईचारा सिखाती है, उसका संदेश देता है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं भारत के सभी नागरिकों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन एक्ट किसी भी धर्म के नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी भारतीय को इस एक्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने बाहर के देश में जुल्म झेला है और भारत के अलावा उनके लिए कोई जगह नहीं है। देशवासियों से पीएम ने अपील करते हुए लिखा कि समय की आवश्यकता है कि आज सभी भारत के विकास में काम करें और गरीब पिछड़े लोगों को सशक्त करने के लिए एक हों। हम स्वार्थी समूहों को इस प्रकार हमें बांटने और अशांति पैदा करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने लिखा कि यह वक्त शांति बरतने और एकता दिखाने का है। मैं सभी से अपील करता हूं कि ऐसे वक्त में किसी भी तरह की अफवाह और झूठ से बचें। जामिया इलाके में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से पीआरओ एमएस रंधावा ने बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि पुलिस की तरफ से एक भी गोली नहीं चली है और न ही हिंसा की वजह से किसी की जान गई। हालांकि उन्होंने हिंसा में जामिया के छात्रों के साथ आसपास के लोगों के शामिल होने की बात कही। एमएस रंधावा ने बताया कि रविवार को प्रदर्शनकारी माता मंदिर मार्ग इलाके तक आ गए और फिर आगजनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। पीआरओ के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू किया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। वहीं एमएस रंधावा ने अफवाहों से बचने की भी सलाह दी है और सावधान रहने की बात कही है। माता मंदिर मार्ग आपको मैं बताना चाहूंगा कि एनएफसी के अंदर का एक रोड है, वहां रेजिडेंट्स हैं, मेन रेजिडेंट्स हैं। वहां जाके इन्होंने थोड़ा, जब इनको पीछे पुश करने की कोशिश की, थोड़ा तोड़फोड़ शुरू कर दी और उसी में ही जो हमने मिनिमम फोर्स का यूज किया, क्योंकि वहां बसेस को आग लगा दी। वहां के रेजिडेंट्स की पैनिक कॉल आनी शुरू हो गई। फिर उनको पीछे खदेड़ने के लिए, ताकि जो मेन था कि उनको वापस फिर सराय जुलाना चौक और उसके पीछे जो इनका जामिया नगर है वहां वापस भेज दिया जाए। वहां जब इनको पुश किया गया तो मीनवाइल जब पीछे को उनको पुश कर रहे थे, रास्ते में एक होली फैमिली हॉस्पिटल है, वहां पे पथराव हुआ। उसके बाद और इनको पीछे किया गया। जैसे मैंने बताया कि जो कैंपस शुरू हो जाता है, मेन रोड के दोनों साइड रोड इनका कैंपस एरिया है यूनिवर्सिटी का, वहां से पथराव हुआ है। वहां से बल्ब, ट्यूबलाइट्स वगैरह और बॉटल्स वगैरह भी फेंकी है पुलिस के और काफी पथराव हुआ है। और वहां पे इनको फिर पीछे पुश करके और इनको जामिया में पुश कर दिया गया और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया गया। वहीं असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत का कहना है कि राज्य में हालात काबू में हैं और पुलिस लगातार उपद्रवियों से बात कर हालात को सुधारने में जुटी है। Pretty quick time, okay. And they are dominating in different places, and it's pretty much under control. We have been continuously engaging with the protesters, and there has been absolutely no problem with them whatsoever. So there are some discussions at times, there are some altercations, all right, but then the police definitely shows tremendous amount of restraint, and we've been engaging them in conversation, and the protesters have also been very responsive towards our conversation. नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग कर रहे वकीलों को चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने फटकार लगाई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिंसा हो रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई को तैयार है, लेकिन पहले हिंसा रुकनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के मामले में फ्रांस ने भारत का समर्थन किया है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन ने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है और हम इसका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका देश धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। I don't think it's up to any foreign countries right now to comment on domestic law in India. India is a democracy, it's a large democracy, and it's a rule of law. बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले में सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो कोर्ट के गठन और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के अपने आदेश पर अमल न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन जिलों में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के गठन का आदेश दिया था जहां नाबालिगों के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने अब फरवरी तक सभी राज्यों के पॉक्सो कोर्ट के गठन की समय सीमा तय की है। साथ ही कहा है कि जिन जिलों में बच्चों के साथ यौन शोषण के 300 से ज्यादा केस लंबित हैं, वहां 2 पॉक्सो कोर्ट का गठन किया जाए। वहीं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेते हुए देश के हर एक दुष्कर्म के मामले पर निगाह रखने के लिए
और जल्द मामले के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की कमेटी गठित की है। इस कमेटी में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और MR शाह होंगे, जो हर एक ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में मामले के निपटारे में तेजी से संबंधित कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 3 महीने के भीतर केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का आदेश दिया है। साथ ही सूचना के अधिकार कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाए जाने की जरूरत बताई। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सामने आया कि कुछ लोगों की ओर से मांगी गई सूचना से उनका कोई संबंध नहीं है। कई बार मांगी गई जानकारी, इसका इस्तेमाल आपराधिक मंशा या ब्लैकमेल के लिए होने की आशंका भी रहती है, इसलिए इसके लिए दिशा निर्देश बनाए जाने की जरूरत है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं ये निवेदन करूंगा कि पानी को बचाने के लिए आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हम उतना ही पानी जमीन से या दूसरे स्रोतों से लें जितना जरूरी है। ये जागरूकता लाना अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों का बेहतर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्रथम राज्यसभा के अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे और सदन के नेता N गोपालास्वामी अयंगर थे। इनमें एक नामांकित महिला सदस्य थीं, रुक्मणी देवी अरुंडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2020-21 के संबंध में विभिन्न साझेदार समूहों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। आज उनकी पहली बैठक डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक और स्टार्टअप के साझेदार समूहों के साथ हुई। बैठक में बुनियादी ढांचा और सरकार की भूमिका के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप के लिए कारोबार में सुगमता का माहौल, डिजिटल इंडिया के लिए आधारभूत संरचना पर चर्चा हुई। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव राजीव कुमार, मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम सहित वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। तो वहीं दूसरी बैठक वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के हितधारक समूहों के साथ हुई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आगामी वित्तीय बजट 2020-21 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्री ने आम लोगों से आने वाले बजट के लिए राय मांगी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि नए बजट से संबंधित अगर कोई सुझाव या राय है तो वो सीधे mygovernment.in पर मेल कर सकते हैं। GST काउंसिल की मीटिंग से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 35,000 करोड़ का लंबित मुआवजा जारी किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र GST क्षतिपूर्ति के वादे में सुधार नहीं करेगा। दरअसल इस महीने की शुरुआत में GST काउंसिल की मीटिंग में विपक्ष शासित राज्यों ने GST मुआवजे के भुगतान में देरी पर चिंता जताई थी, जिसके बाद इन राज्यों को मुआवजा जारी किया गया है। इसी महीने की 18 तारीख को GST काउंसिल की फिर से मीटिंग होने जा रही है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रिजर्व बैंक आर्थिक नरमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि, बैंकों और NBFC की वित्तीय हालत को ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। वहीं उन्होंने वैश्विक आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए सभी विकसित
और उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा समन्वित और समयबद्ध तरीके से कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उम्मीद है कि व्यापार को लेकर अमेरिका चीन के बीच समझ बनी रहेगी और आगे और मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि निवेश के पटरी पर लौटने के संकेत दिखने लगे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। इस चरण में धनबाद, देवघर, गिरिडीह और बोकारो जिलों के 15 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। मतदान के साथ ही राज्य के 2 मंत्रियों समेत कुल 221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में बंद हो गया है। चौथे चरण में 62% से ज्यादा मतदान की खबर है। मतदान को लेकर लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 27 कंपनियों को तैनात किया गया था। 2122 मतदान केंद्रों पर ब्रॉडकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। चौथे चरण में राज्य के 2 प्रमुख मंत्रियों समेत कुल 221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मधुपुर सीट पर राज्य के श्रम मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार राज पालीवाल का मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हुसैन अंसारी से है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छात्र नागरिकता संशोधन कानून को समझें। कानून में किसी भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ दल अफवाहें फैला रहे हैं और अपनी राजनीतिक हित के लिए हिंसा भड़का रहे हैं। उन्होंने ये बातें पौड़ियाहाट में एक चुनावी जनसभा के दौरान कही। मैं सबको कहना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की नागरिकता छीनने का काम नहीं कर रहा है, वो नागरिकता देने का काम कर रहा है। वो गरीब दुखियारे लोगों को नागरिकता देने का काम कर रहा है। मित्रों, आज इस मंच से मैं विद्यार्थियों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का अभ्यास करिए। इसमें किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी और टीएमसी आपको गुमराह कर रहे हैं और देश के अंदर हिंसा का वातावरण पैदा कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी और टीएमसी को और आप पार्टी को भी कहना चाहता हूं कि कृपया ये रास्ते से वापिस आ जाइए। ये रास्ता किसी का भला नहीं करता है। और युवा को भी कहना चाहता हूं, ये एक्ट का आप अभ्यास करिए। इसमें किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान कतई कहीं पर भी नहीं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खनन उद्योग से जुड़े सभी श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 2015 और 16 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान करने के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि खनन क्षेत्र को एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाना होगा। इसके लिए तकनीकी उपकरणों और ई-गवर्नेंस का अच्छा उपयोग करना होगा। Every worker has a right to safe and decent work environment. It is the duty of the management, private or public, or the government to see that the interest, safety, security of the workers is maintained. Our aim should be constantly endeavor towards the goal of zero harm. Despite technological advances, mining operations are subject to safety and health hazards for workers such as inhalation of dust, inhalation of toxic fumes and gases, exposure to radiation, noise, reduced hearing loss, heart stroke, exhaustion, etc. उपराष्ट्रपति ने कहा कि खनन क्षेत्र हमारे राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में करीब 2.6% का योगदान देता है और करीब 1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और तेजी से आर्थिक विकास के लिए इन संसाधनों का विस्तार होना चाहिए। Country's mining sector forms an important segment of the economy, contributing around 2.6% of our national GDP. In the year 1819, the gross value addition by mining and quarrying sector was rupees 4,10,000 crores. It also provides direct and indirect employment to over 10 million people across the country. Since independence, there has been a phenomenal growth in mineral production, both in terms of
quantity and value. Today, we are ranked between 4 to 6 in the global production of minerals such as bauxite, chromite, iron ore and manganese. We should further aspire to expand the value chain of our key minerals to leverage these resources for faster economic development. वहीं उपराष्ट्रपति ने हिंसा को लेकर चिंता जताई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर आप हिंसा करते हैं तो आप विकास की राह में बाधा उत्पन्न करते हैं। We are in free India, our own India. If you are obstructing, that means you are obstructing the growth. If you are destroying, means you are destroying the nation's wealth. The other day, some public transport has been destroyed. Who are the losers? After the people. Any violence is not going to solve any problem at all. The law enforcing agencies must be tough. They must do their duty. At the same time, the trade unions or the student bodies or the legislative bodies, everyone has a responsibility. And think twice before doing anything which is obstructive, destructive. कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार श्रमिकों को बेहतर काम की स्थिति मुहैया कराने के साथ ही उन्हें वेतन और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों से जुड़े 44 कानूनों को अब 4 लेबर कोड बिल में समाहित किया गया है। कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, समय पर वेतन सुनिश्चित करने से जुड़े पहले बिल को संसद की मंजूरी भी मिल चुकी है। सभी श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से हमारे मंत्रालय ने 2014 से लेबर रिफॉर्म्स का काम शुरू किया है और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के अभूतपूर्व नेतृत्व में हमने श्रम कानूनों की जटिलताओं को कम करने का महाअभियान शुरू किया है। 2014 से आज 5 वर्ष के बाद 2019 में जो 44 श्रम कानून थे उनको 4 लेबर कोड्स में परिवर्तित करने का काम हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। आज के दिन मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ये कह सकता हूं कि 4 में से पहला कोड ऑन वेजेस सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है। बीजेपी सांसद सुरेंद्र सिंह नागर को राज्यसभा की सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति का सदस्य चुना गया है। सुरेंद्र सिंह नागर का कार्यकाल बीते 12 दिसंबर से प्रभावी होगा और वे समिति के बाकी बचे हुए कार्यकाल तक इसके सदस्य रहेंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म केस में दिल्ली की 30 हजारी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। उसकी सजा पर बहस 17 दिसंबर को होगी, जिसके बाद सजा का ऐलान होगा। सेंगर पर आरोप है कि उसने और उसके साथियों ने 2017 में लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना के करीब 2.5 साल बाद 30 हजारी कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी हुई। इसी साल जुलाई में पीड़ित की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी, जिसमें उसकी चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़िता लड़की और उसके वकील को भी हादसे के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। इस मामले में 30 हजारी कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद कुलदीप सेंगर को आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना है। वहीं लड़की को सेंगर के पास लेकर जाने वाली सह आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति का संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज्य भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। राज्य भर में हिंसा और आगजनी की कई घटनाओं को लेकर याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति H भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह फैसला दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो मामले में 18 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करें, जिसके बाद अगली सुनवाई तय की जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब्दुल्ला आजम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इस मामले में साल 2017 में
बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजिम अली ने चुनाव याचिका दायर की थी। अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि चुनाव लड़ते समय अब्दुल्ला की उम्र पूरी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इसी शिकायत पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने अब ये फैसला सुनाया है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। मैड्रिड में हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे लंबी जलवायु वार्ता में कार्बन बाजारों पर कोई समझौता नहीं हो पाया। इस वार्ता में करीब 200 देशों के प्रतिनिधि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम रहे। ये वार्ता 2015 के पेरिस समझौते को पूरा करने में असफल रही। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ट्वीट कर कहा कि वे COP25 के परिणामों से निराश हैं। 2 सप्ताह तक चली वार्ता में अनुच्छेद 6 हानि और क्षति के साथ दीर्घकालीन वित्तीय सहायता पर कोई समझौता नहीं हो सका। 2015 में हुए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत देशों ने विकासशील देशों की सहायता करने के लिए एक वैश्विक कार्बन बाजार प्रणाली स्थापित करने पर सहमति दी थी, ताकि विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कम लागत पर कार्बन मुक्त कर सकें। COP26 शिखर सम्मेलन अगले साल ब्रिटेन के ग्लासगो में होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पेरिस संकल्प पूरा करने के लिए विश्व स्तर पर और अधिक महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती जरूरी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर्च्यून इंडिया की सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। पिछले 10 सालों में इस सूची में IOC भारत की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर काबिज थी। रिटेल और टेलीकॉम कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन की वजह से रिलायंस को ये उपलब्धि हासिल हुई। फॉर्च्यून इंडिया के मुताबिक सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन तीसरे स्थान पर है और 2018 में भी ये तीसरे स्थान पर ही थी। इसके बाद चौथे स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक, 5वें स्थान पर टाटा मोटर्स और 6ठे स्थान पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है। फॉर्च्यून इंडिया ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में RIL की आय में 41.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो IOC से 8.4% अधिक है। और पूरे देश में आज विजय दिवस मनाया गया। ये दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान तीनों सेना प्रमुख ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस युद्ध से बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नया देश बन गया था। इसी दिन पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने आत्मसमर्पण किया था। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। आपकी समस्या, आपकी तकलीफ,